हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। तो आज आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, जिसका शाम को आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज भी देना है ना। तो जो है इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं और जो है क्विज के लायक और अपने एग्जाम के लायक अपने आप को बनाते हैं। आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला A to Z यानी कि हिंदी के जो वर्ण हैं सभी वर्णों के बारे में, जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस वर्ण किस किस स्वर के बारे में जो है, व्यंजन के बारे में जो है प्रश्न पूछा जाता है, वैसे ही हम इसको याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज जो है आप जो याद करेंगे, मुझे उम्मीद है कि फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की, जिसकी लिपि क्या है। हिंदी की लिपि क्या है, हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि जो है कहाँ से उत्पन्न हुई है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसका आधार क्या है, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद जो है ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली में गुप्त लिपि। ठीक है, और गुप्त लिपि के बाद जो है हमारी सिद्ध मातृका लिपि, और सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि भी कहते हैं। और फिर आई है हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये हमारी हिंदी वर्णमाला में जो हमारी लिपि इस्तेमाल करते हैं वो है। इसके बाद जो है हिंदी की आदि जननी भी याद कर लो कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर एक जो है संक्षिप्त सी नजर यहाँ डाल लेते हैं, फिर इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है। ठीक है, हिंदी जो भाषा है उसको कहते भी अक्षरात्मक है। क्या बोलते हैं, अक्षरात्मक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 11 स्वर है हमारे हिंदी वर्णमाला में। तो अयोग वहां है, अयोग वहां यानी कि ना तो स्वर ना व्यंजन, ना स्वर ना व्यंजन। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला, अयोग वहा। 33 हमारे व्यंजन है, जिसमें हमारे स्पर्श और ऊष्म व्यंजन मिलकर आ जाते हैं। उसके बाद 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, फिर 2 उपक्षिप्त व्यंजन है, और इस तरह मिलते हैं कुल 52 व्यंजन। ठीक है, या 52 वर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण है भाषा की सबसे छोटी लिखित लिखित इकाई, यानी कि जिसको हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क, यहाँ पर लिखा अ। स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण कहलाते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसी को जब हम मौखिक रूप से उच्चारित करें तो वो क्या बोल जाता है, बन जाता है ध्वनि। लिखित रूप कहे तो है वर्ण, मौखिक रूप से उच्चारित करें तो क्या बन जाएगा, वो ध्वनि। अब वर्णमाला क्या है, हिंदी व्याकरण में वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम क्या है, जैसे हम जब भी वर्णमाला कहीं देखते हैं तो सबसे पहले स्वर लिखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अयोगवाह लिखे होते हैं, फिर हमारे व्यंजन लिखे होते हैं, और व्यंजनों का भी अपना क्रम है कि कवर गाएगा पहले, फिर चवर गाएगा, ऐसे करके। तो इसी को बोलते हैं व्यवस्थित क्रम में लिखना, व्यवस्थित सिलसिले दरवार लिखना। तो यही क्या है, हमारी वर्णमाला कहलाती है, जिसमें हमने वर्णों का क्रम जो है सीखने का, समझने का निश्चित कर रखा है, और हमारी जो वर्णमाला है वो उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित है। ठीक, अब 52 जो हमारे वर्ण हैं या अक्षर हैं, उनके 2 भेद हैं, एक कहलाते हैं स्वर और दूसरे कहलाते हैं व्यंजन। ये तो सभी को पता है, इन दोनों को हम वर्ण भी कह सकते हैं, अभी पहले भी बताया है। ठीक है, जब मैं वर्ण कहूं तो इसका मतलब स्वर भी और व्यंजन भी, लेकिन जब स्वर कहूं तो मतलब स्वर, और जब व्यंजन कहूं तो व्यंजन। अब स्वर क्या है, स्वर वो हमारी ध्वनियां हैं जब जिनका हम उच्चारण करें तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो, कहीं कोई रुकावट ना हो। मुख से निकलने वाली हवा, मुख से जब हम उच्चारण करते हैं ना तो हमारे मुंह से कुछ हवा निकलती है, वो बहुत ही प्यार से, आराम से, बिना रुकावट के, बिना कहीं टकराए निकलती है। ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छे से निकलती है, तो उन्हीं को हम कहते हैं स्वर। इनकी संख्या 11 है। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो है हम क्या कहते हैं, 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये व्यंजनों में, जैसे व्यंजनों का अपना रूप ये है, व्यंजनों का अपना रूप ये है, हम सुविधा की दृष्टि से ऐसे लिख देते हैं।
ठीक है। लेकिन व्यंजनों के नीचे क्या है, हलंत है। इनको अगर माने तो बिना स्वरों की सहायता के हम उच्चरित कर ही नहीं सकते। इनकी पहचान ही किन से बनी है कि जब हम इनमें स्वर जोड़े। ठीक है। प्रत्येक जो ये रूप है इसमें क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। ठीक है। हस्व अ जुड़ा हुआ है और एक बार में एक व्यंजन पे एक ही स्वर जुड़ सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर का जमा ई लिखा तब आ नहीं आएगा, तब क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। यानी कि स्वर जरूर जुड़ा होगा और स्वर पर जो है एक ही स्वर जो है व्यंजन पर एक बार में लग सकता है। उच्चारण की दृष्टि से भी कहें तो क्या है, हमारे स्वर 10 हैं। अगली बात करते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद जब हम मात्रा के आधार पर या लगने वाले समय के आधार पर करें तो तीन तरह के स्वर हमारे सामने आते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ और एक तीसरे हैं प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं हम। ठीक है, जिनसे बाकी स्वर उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, मूल स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से बाकी स्वर उत्पन्न हुए। अगर आप ये स्वर समझ लेते हैं तो आपको जो है संधि भी बहुत आसानी से समझ आने वाली है। दीर्घ जो हमारी स्वर संधि है। ठीक है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है हमारे चार, जिसमें अ, ई, उ और री है। ठीक है। इसमें से अ का दीर्घ रूप मिलता है हमें। ठीक है। ई का दीर्घ रूप मिलता है, ऊ का दीर्घ रूप मिलता है, री का दीर्घ रूप था लेकिन अब हमें नहीं मिलता। ये जो है री का दीर्घ रूप था लेकिन इसका अब हिंदी में इस्तेमाल नहीं होता, संस्कृत में जहां तहां अभी भी मंत्रों इत्यादि में देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है हमारे 7। ये कितने हैं, हमारे 4 हैं। ये कितने हैं, 7 है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न आ जाता है मूल स्वर कौन से हैं। ठीक है, आपको इनमें से कोई एक स्वर दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा मूल स्वर बताओ, बाकी 3 ये दे दिए जाएंगे दीर्घ स्वर। तो आपको अगर आपने मूल स्वर याद कर लिए, बाकी जो 7 बचे हुए हैं वो है हमारे दीर्घ स्वर। तो ये याद रखना है कि दोनों में से एक याद कर लो तो मूल कर लो याद। ठीक है। तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या है, हमारे दीर्घ स्वर है। हमारी हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर भी है। ठीक है। आगत स्वर हमारे कौन से हैं, जो हमारे अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हिंदी भाई ऐसी भाषा है जिसने अंग्रेजों की भाषाओं को भी अपना लिया, उनके शब्दों को भी अपना लिया। तो अगर मैं लिख दूं इसको अपनी हिंदी में, चाकलेट हो जाएगा, लेकिन उच्चारण क्या है, चॉकलेट बोला जाता है। तो इसी तरह उच्चारण ना बिगड़े इसके लिए हमने आगत ध्वनि को अपनाया है। ठीक है। ये विदेशी ध्वनि भी कही जा सकती है। तो जैसे डॉक्टर, चॉकलेट, ठीक है, बॉल इत्यादि शब्दों में हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरी तरह के जो हमारे स्वर हैं वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर ऐसे हमने डिवाइड नहीं किए हुए, 11 स्वरों में से कोई भी प्लुत स्वर नहीं है। जब इन्हीं स्वरों का उच्चारण जो है हम 3 मात्रा का समय लगाकर करें। ठीक है। इनको लगता है 1 मात्रा का समय, ह्रस्व स्वरों को। ठीक है, कि बोले तो 1 सेकेंड या 1 मात्रा का। इनसे 2 गुना समय, 2 मात्रा का समय लगता है हमारा दीर्घ स्वरों को। इसी के बाद 3 मात्रा का समय लगता है हमारे प्लुत स्वरों को। अब प्लुत स्वर कहाँ से आए, प्लुत स्वर केवल उच्चारण के आधार पर है, लिखित रूप में नहीं है। जैसे मैंने ओम लिखा तो क्या हो जाएंगे, वो हमारे प्लुत स्वर बन जाएगा, क्योंकि उसका उच्चारण करने में हमें लंबा समय लगेगा। ठीक है। इसके बाद जो है 2 स्वरों को हमने 2 और तरीकों से बांटा है। ठीक है। जैसे संधि स्वर और संयुक्त स्वर। ये कौन से स्वरों को बांटा है हमने, दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर हमारे 7 है, देखो वही 7 स्वर यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है। कौन से, जो दीर्घ स्वर है। अब जो बड़ा आ है, जिसको हम बड़ा आ कहते हैं, ये 2 आ मिलकर बनाया गया, यानी कि 2 मात्राएं इसमें किसकी हैं, हस्व आ की हैं। ई भी यही है, हस्व ई की 2 मात्राएं। ऊ भी यही है कि उसमें हस्व ऊ की 2 मात्राएं हैं। अब संयुक्त स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर है ए, जो अ और ई से मिलकर बना है। बड़ा ए, जब ये यहाँ आ जाए, हर शब्द हर स्वर के अंत में पहला स्वर आ ही है, देख रहे हो, आ ही से मिलकर बने हैं। लेकिन ई मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ए मिल जाए तो अ, ऊ मिल जाए तो ओ मिल जाए तो औ। ठीक है। तो समझ आ रही है आपको बात, कि यही हमारे संधि के नियम भी कहलाते हैं, दीर्घ और गुण संधि के। हर यहाँ से हमारी दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि के नियम हमें पता चल जाते हैं। ठीक है। अगला है जीवा के आधार पर, बोलने के आधार पर।
जीवा के आधार पर है अग्र, मध्य और पश्च स्वर। जब जीवा के आगे हवा टच करे और उच्चारण किया जाए तो हमारे कौन से स्वर निकलेंगे? ये 5 स्वर निकलेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर है हमारा अ। ये कई बार पूछा जाता है, मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर है अ, एक ही है सिर्फ, ठीक है। मध्य स्वर क्या है? अ। पार्श्व स्वर क्या है? जीवा के पिछले भाग को टच करते हुए हवा आए तो वो क्या आते हैं? पश्च स्वर होते हैं। कौन से हैं? आ, उ, ओ, औ। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये है मध्य स्वर, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। अगला है व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, स्वर जो है स्वतंत्र है, उनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता। अभी बताया था कि व्यंजनों का अपना रूप क्या है? ये है। हर एक व्यंजन का अपना रूप ये है। इनमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। लेकिन जब मैं लिखती हूँ क्या, आप बोलेंगे मैम क तो आधा ही है यहाँ पर, इसमें तो कोई स्वर नहीं है ना। तो ये किसकी मात्रा से उच्चरित हो रहा है? ये या पर लगी आ के स्वर से उच्चरित हो रहा है। आप बोलकर भी देखेंगे क्या, तो ये या के साथ इकट्ठे क्यों बोला जा रहा है? इसीलिए क्योंकि ये या के स्वर को अपने साथ मिलाकर ले रहा है, ठीक है। व्यंजन के जो है हमारे भेद देख लेते हैं। हमारे जो है सबसे पहले गिने जाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करते हुए आती है, ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अच्छा, अभी पता है एक वीडियो देखा था मैंने, इसको जो है क्या बोल रहा था, बहुत ही बड़ा यूट्यूबर, जो है उसकी एक वीडियो पर लगभग 3 लाख जो है व्यूज होंगे, ठीक है। इसको क्या बोल रहा था वो? अड़ा, ठीक है। अड़ा नहीं है, ये अंगा है। ये क्या है? इया। ये क्या है? ना, ठीक है। ये क्या है? ना। ये है माँ, ठीक है। तो उच्चारण जो है हमारा ठीक होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कवर्ग। कवर्ग में हमारे 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसको हम बोले कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कुल मिलाकर ये कितने बन रहे हैं? 25 स्पर्श व्यंजन बन रहे हैं। कितने हैं स्पर्श व्यंजन हमारे? कितने हैं? 25 है। इनको भी फिर हमने आगे बांटा हुआ है, ठीक है। सब बढ़ते जाएंगे, ध्यान से देखते रहना। इसके बाद है 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण ना तो स्वरों की तरह होता है ना ही व्यंजनों की तरह होता है, मतलब कम हवा निकलती है, ठीक है। इनको हम अंतःस्थ बोलते हैं। ये है हमारे य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व, ये क्या कहलाते हैं? हमारे अंतःस्थ। उसके बाद है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी बोल दिया जाता है इनको। ये कौन से? श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह में एक तरह का फ्रिक्शन, घर्षण उत्पन्न होता है और गर्म हवा बाहर आती है, ठीक है। तो इसलिए गर्म से क्या संबंधित है? ऊष्म। ऊष्म मतलब गर्मी, तो गर्म हवा निकलती है तो इनका नाम है ऊष्म व्यंजन। संघर्षी क्यों है? क्योंकि घर्षण के साथ बाहर आते हैं तो इनको बोलते हैं संघर्षी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, जो है 4 है, बता दिया। इसके बाद है हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, जिनसे जो है प्रश्न आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। देखो, एक तो है क्ष, त्र, ज्ञ और जो है श्र। ज्ञ जो है हमारा, ज्ञ है ये, ठीक है। ज्ञ, ज्ञ जो है, क्ष जो है वो बना है आधा का मिलकर, बिना स्वर का का, और षटकोण वाला श, ठीक है। षटकोण वाला श कैसे है? इसको या तो ऐसे लिख ले, मैथ्स के फॉर्मूले देखे है ना आपने, का लिखा, श लिखा, इसके साथ आ लिख लिया, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद है त्र मिलकर बना है त जमा र से, ठीक है। और ज्ञा मिलकर बना है ज और या से। श्र मिलकर बना है श और रा से। क्या जो है इसका सही उच्चारण तो जिया है, लेकिन क्या है कि आते आते जो है उच्चारण, आपने देखा होगा कि कई चीजों के उच्चारण हम जो है गलत करते हैं, कई बार रूढ़ हो जाते हैं, उच्चारण बदल नहीं पाते हैं कोशिश करके भी, तो इसको हमने ज्ञा बोलना शुरू कर दिया। असली उच्चारण क्या है? जिया ही है। जो बड़े बड़े संस्कृत के ज्ञाता है वो इसको अभी भी जिया बोलते हैं, जैसे यज्ञ, लेकिन हम क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं। प्रचलित भी यही है, हमारे लिए ये भी ठीक ही है कि हम ज्ञा ही बोले।
ठीक। इसके बाद आ जाते हैं दो उपक्षिप्त व्यंजन आ जाते हैं, इन्हें हम दुगुनी या जो है द्विस्पृष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। पूछ लिया जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन है हमारे ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। ठीक है, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। इस इनमें क्या खास बात है, ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ना, ये कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते। अधिकतर ऐसे लिख देते हैं ढोलक, ढोलक ढोलक नहीं होता, ढोलक होता है। ठीक है, डमरू में ड होगा, डमरू, डमरू नहीं हो सकता। ठीक है, ये मध्य में आ सकते हैं, जैसे क्रिया शब्दों में अंत में आ सकते हैं, पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा हो गया या पढ़ा, इनमें आ गया। लेकिन कभी भी ये आरंभ में नहीं आते, इनका अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छित का मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। क्यों बोलते हैं इनको फेंका हुआ, कि ये एकदम से बाहर निकलते हैं हमारे मुख से, जैसे फेंक रहे हो हम इनको उच्चारण करते हुए। दूसरे है आगत व्यंजन, नुक्ता लगे हुए व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला में आपने देखा होगा। आजकल तो हम कम इस्तेमाल करते हैं नुक्ता लगे व्यंजन, क्योंकि उर्दू फारसी के शब्दों की पहचान हमें अच्छे से आ गई है। लेकिन जैसे ज है, ज है, ज के नीचे ज हो जाएगा ये। ठीक है, शब्दों में भी अंतर आ जाता है। कुछ कुछ ऐसे व्यंजन नुक्ता लगे हैं जिनके कारण जो है अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने बोला राज, तो राजा का राज करना। लेकिन अगर मैंने बोला राज, तो राज हो गया गुप्त रहस्य। जैसे बोला सजा, तो सजाया हुआ। जैसे बोला सजा, तो क्या हो गया दंड, किसी को दंड देना, है ना। तो क्या है, जहां पर अब जो है नुक्ते के कारण अंतर पता चलता है, अधिकतर हम वहीं पर जो है नुक्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कौन कौन से है वैसे नुक्ते वाले व्यंजन जो है, क के नीचे नुक्ता, ख के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे और फ के नीचे। हमारा हिंदी वाला जो ये फ है ना, इसको, इसका सही उच्चारण फ नहीं है, इसका सही उच्चारण है फ। क्या बोला जाता है, फ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं जब नुक्ता लगा हो तो फ। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इस्तेमाल आएगा। दूसरे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें जो है दो समान व्यंजन हो, एक आधा एक पूरा। ठीक है, आधा था पूरा था, आधा था पूरा ला। ये क्या है, हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें दो समान व्यंजन हो, एक आधा हो और एक पूरा हो। आधे कहने का मतलब क्या होता है, कि जिसमें स्वर ना हो। आधा कहने से क्या मतलब है, जिसमें स्वर ना लगा हो। ठीक है, आगे बात करते हैं उच्चारण के आधार पर जो है, जो महत्वपूर्ण है क्या पूछ लिया जाता है यहाँ से, उच्चारण स्थान कई बार पूछे जाते हैं। कई बार क्या मतलब, मोस्टली पूछे ही जाते हैं। कैसे है, यहाँ पर स्वर बांटे हुए हैं, यहाँ पर जो है व्यंजन दिए हुए हैं। देखो कैसे याद करना है इसको, ऐसे याद करो, क त म द ओ, ये याद कर लो, क त म द ओ। ठीक है, क त म द ओ, पहले तो इनको याद कर लो पांच को। क त म द ओ क्यों बोला मैंने, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ठीक है, क त म द ओ। कैसे किया, कवर्ग आ गया, ये स्पर्श व्यंजन बता रही हूँ पहले, चवर्ग आ गया, टवर्ग आ गया, तवर्ग आ गया, पवर्ग आ गया। कवर्ग में कौन से होंगे, क ख ग घ अंगा, च छ ज छ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये तो हो गए ऐसे। अब स्वर कौन कौन से देखो, अ और अ, पहले दो यहाँ पर आ गए कंठे में, ऐसे ही निकालने हैं हमें। ठीक है, और हा आ गया, कौन सा आ गया, हा आ गया। इसके बाद है हमारा ई ई, अ के बाद ई आता है। ठीक है, और क्या आ गए देखो, यहाँ पर चल रहे हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन या और रा, यहाँ पर चल रहे हैं ऊष्म व्यंजन श श। ठीक है, उसके बाद आता है री, मूर्धन्य ई री। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या चल रहा है देखो, यहाँ पर अंतस्थ चल रहा है य र ल, य र ल। यहाँ पर क्या चल रहा है, श श स। एक हा जो है ऊपर है। ठीक है, बाकी ऊष्म व्यंजन यहाँ पर है, उ और उ और पवर्ग। ठीक है, ये किस कौन से हमारे ओष्ठ हैं। इनको अगर आपने एक बार लिख के याद कर लिया तो आपको याद हो जाने हैं। ठीक है, पहले जो स्वर का क्रम है उसी क्रम में चल रहे हैं, ई री। फिर यहाँ पर कोई स्वर्ग नहीं है, यहाँ पर है हमारे उ। अगले हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर कोई नहीं है स्वर, फिर ए ऐ ओ। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो है हमारे प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन में, जहां पर भी प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन जो है, ये क्या कहलाता है हमारा,
नासिक्य व्यंजन। क्या कहलाता है? नासिक्य व्यंजन। या फिर इसको हम पंचम वर्ण भी बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक्य व्यंजन या पंचम वर्ण भी बोलते हैं। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? नासिक्य व्यंजन। इसी को जो है हम अनुस्वार की बिंदी के रूप में लगाते हैं। अनुस्वार की जो बिंदी है शब्दों में आती है, जैसे कंघा लिखा मैंने, तो इसमें जो ये बिंदी है इन्हीं में से किसी एक की है। ठीक है, नासिक्य व्यंजन की ये कैसे है सबसे लास्ट में बताती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कि अंगा, इया, ण और नाम। ये क्या है? हमारे नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो है उच्चारण हम नाक से करते हैं। ए ऐ ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि कंठ तालव्य व्यंजन कौन से हैं। कंठ भी हो और तालु भी इस्तेमाल हो जिनको बोलने में, तो वो कौन से? ए ऐ हैं। ठीक है, कंठोष्ठ्य पूछा जाता है, दंतोष्ठ्य पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो ये तीन तो आपको रट लेने हैं कि हमें पता होने चाहिए। कंठ तालव्य ए ऐ, ठीक है, कंठोष्ठ्य ओ, और जो है दंतोष्ठ्य व और फ। इसके बाद आ जाते हैं स्वर यंत्र से उच्चरित होने के कारण ह वर्ण को काकल्य या काकल, काकल्य या काकल भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी किसी बुक में ये जो है क भी दिया हुआ था, पर हा ही सही उत्तर है। अब प्रयत्न के आधार पे जो है हमने वर्णों का वर्गीकरण किया हुआ है, वो कैसे है देखो। स्पर्शी, यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, एक तो आ जाएगा स्पर्श व्यंजन कौन से है, तो स्पर्श व्यंजन हमारे क से लेकर मा तक है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन है, तो ये स्पर्श व्यंजन ही है। लेकिन क्या है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर स्पर्शी लिखा हो तो हमें सबसे पहले 16 उत्तर देना है इसका। कितने व्यंजन बताने? 16 बताने। क्या नहीं है इसमें? च छ ज झ नहीं है। ठीक है, च छ झ झ या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? उनको कुछ और कहते हैं, भी बता दो। ये क्या है? क ख ग घ, अंगा नहीं है, नासिक व्यंजन नहीं लिया। ट ठ ड ढ हमने इया नहीं, णा नहीं लिया है। त थ द ध नहीं लिया है। पा फा भा भा मा नहीं लिया है। इनको जो है स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। देखो, अगर पूछा जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, ठीक है, 25, 20, 16, तीन ऑप्शन दिए हो, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या लिखना है? 16। ठीक है, अगर ना दिया हो 16 तो फिर 20 लिखना है। अगर 20 ना दिया हो तब लिखना है आपको 25। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है संघर्षी व्यंजन। इनको जो है श श श ह को जो है संघर्षी या ऊष्म पहले ही बता चुकी हूँ, या क्योंकि घर्षण के साथ उत्पन्न होते हैं तो संघर्षी या ऊष्म बोल दिया जाता है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी याद करना है, छ छ ज झ। ठीक है, ये क्या है? हमारे जो है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी करते हैं और संघर्षी भी होते हैं, याद रखना है। या नहीं है इसमें। इसके बाद है प्रकंपित व्यंजन, उसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा है वो? र है। कौन सा है? र। काकल्य ध्वनि हा। ठीक है, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन क्या है? र है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला है। संघर्षहीन व्यंजन क्या है? य और वा है। और इनको जो है अर्धस्वर भी कहते हैं। संघर्षहीन है, जैसे स्वर, स्वर जो है संघर्षहीन है ना, इसीलिए इनको भी संघर्षहीन बोलते हैं। क्यों? इसीलिए इनको अर्धस्वर भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं ज्यादा मुंह में कहीं हवा अटकती नहीं है, इसीलिए इनको अर्धस्वर कह दिया जाता है। अगला है भ्राय प्रयत्न के आधार पर हमारे जो है व्यंजन, प्राण वायु के आधार पर तो है दो तरीके के हैं, एक तो अल्प प्राण और दूसरे महाप्राण। अल्प प्राण वो हैं जिनको उच्चारण करते हुए जो है मुख से जो हवा जो है कम निकले, महाप्राण जिनमें ज्यादा निकले। ठीक है, इनको कैसे याद करना है? देखो, अल्प प्राण में है हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर, सारे स्वर आ गए अल्प प्राण में, कम हवा निकलती है। ठीक है, और पहला, तीसरा, पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। देखो, अ बनाया ना, अ में पहला और 3 दिखाई दे रहा है, और प में 5 दिखाई दे रहा है, 5 का पा दिखाई दे रहा है, तो पहला, तीसरा, पांचवा। आप जैसे याद करना हो याद कर लो, ट्रिक से करो, जैसे भी करो। अल्प प्राण, पहला एक यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, 5 का प यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। और क्या है? या रा लावा, या रा लावा क्या है? अल्प प्राण है।
महाप्राण है जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों के द्वारा छोड़ी जाने वाली मात्रा, हवा की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है, इन्हें महाप्राण कहते हैं। बच्चे कौन से, पहला तीसरा पांचवा यहाँ पर आ गया, तो दूसरा चौथा बच गए। कौन से बच गए हैं, दूसरा और चौथा बच गए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा आ गया और श श स ह आ गए। कौन से आ गए, श श स ह। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, महाप्राण हो गए। अब आ जाते हैं घोषत्व के आधार पर, तो दो हैं घोष, जिन्हें सघोष भी बोला जाता है, यानी कि घोष के साथ या घोष, जिनमें घोष ना लगे वो क्या है, अघोष। ठीक है, सघोष वर्ण में कौन सा आता है, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि पीछे वाले क्रम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, पहला दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा। वहां पर क्या है, अल्टरनेट है, यहाँ पे क्या है, क्रम में है। ठीक है, पहला दूसरा क्या है, हमारे अघोष है। ठीक है, जैसे श श श स ह। ठीक है, श श स, इनकी संख्या है 13 और इनकी क्या है, 31 है, रिवर्स है। ये 31 है, 31 का उल्टा 13 है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा जो मुझे आपको बताना है वो मुझे नासिक के व्यंजन बताना है। जैसे मैंने लिखा कंघा, कंघा शब्द लिखा। ठीक है, कंघा में जो है अनुस्वार पर किसकी बिंदी है ये हमें बताना है। तो जब मैं कहूं कि बिंदी के बाद वाला वर्ण देखो वो किस वर्ग का है, तो घ जो है वो किस वर्ग में आता है, कवर्ग में ही आता है। ठीक है, कवर्ग में ही आता है या नहीं आता है। ठीक, तो बिंदी के बाद वाला वर्ण आ रहा है कवर्ग में, तो ये बिंदी जो है इसके पांचवें व्यंजन की है, वो भी कैसी है, बिना स्वर की है। ठीक है, एक और समझ लो, मैंने बोला चंचल, बिंदी के बाद वाला वर्ण क्या है, च। ठीक है, च किस वर्ग का है, च छ ज झ इया। तो बिंदी किसकी हो गई, च को देखना, इस वाले, इसको नहीं देखना, किस वर्ग की है, इया की। ठीक है, तो इस तरीके से हम नासिक के व्यंजन का पता लगाते हैं। तो नासिक के व्यंजन अनुस्वार की बिंदी है जिसका उच्चारण नाक से होता है। इसके बाद जो है हमारी वर्णमाला में अनुनासिक का भी प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग होता है, अनुनासिक जो है हमारी नाक और मुंह दोनों से बोली जाने वाली ध्वनि है। ठीक है, इसको हम स्वरों के साथ इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि जो है अच्छे से याद हो जाए आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर कि हमारी वर्णमाला में कुल 52 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 52 व्यंजनों में 11 स्वर हैं हमारे। ठीक है, 11 स्वरों में 10 स्वरों की मात्राएं हैं, बाकी की नहीं है। अयोगवाह है हमारे अंग और अह, जिसमें ये अह जो है विसर्ग है, ये नासिक के ध्वनि है जो पंचम वर्ण के स्थान पर लगती है। 33 हमारे जो है व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद जो है इनमें से 16 जो है नासिक के व्यंजनों को छोड़कर स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। च छ ज झ क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। श श स ह क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद है संयुक्त व्यंजन, श त्र ज्ञ और श्र। दो है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ड़ और ढ, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये ड और ढ के नीचे बिंदी लगाने से ही बने हैं। स्वर हमने किए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों को जो है हम मूल स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। ठीक है, दीर्घ स्वर हमारे 7 है, इन्हीं को सजातीय विजातीय संयुक्त स्वरों को या फिर जो है दीर्घ स्वरों को सजातीय और विजातीय में हमने बांटा है। ठीक, इसके बाद व्यंजन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो आपको जो है लुंठित वर्ण याद करना है, पार्श्विक व्यंजन आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद जो है काकल्य ध्वनि आपको पता होनी चाहिए, अर्ध स्वर आपको पता होने चाहिए, और जो है व्यंजनों का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसकी प्रश्नोत्तरी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत दिन से मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा आपको पढ़ाने का, अगर आप जो है इस वीडियो को आगे शेयर करते हैं। थैंक यू।